नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो कहती है कि हम अपनी आदतें, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदलकर। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, या हिंदी में कहें तो चेतना का रूपांतरण। और इसको समझने के लिए हमारे पास आज काफ़ी कुछ है। मतलब किताब के जो मुख्य विचार हैं, उनके सारांश हैं, कुछ विश्लेषण हैं। हाँ, और सबसे मजेदार शायद वो है जो इसे पढ़ने वालों ने कहा है, उनके अनुभव। और वो काफी मिले जुले हैं। कोई कहता है जिंदगी बदल गई, तो कोई कहता है भाई ये बातें वैज्ञानिक नहीं लगती। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर देखें। आखिर ये किताब कह क्या रही है, दिमाग कैसे बदलता है, वो बदलाव का क्या तरीका है जिसकी बात हो रही है, और क्या ये सच में काम करता है। थोड़ा विज्ञान है, शायद थोड़ी आध्यात्मिकता भी। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। और शुरू करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो मतलब चौंका देता है। किताब कहती है कि हमारे रोज के लगभग 95% विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, वो सब हमारे अवचेतन मन से चलते हैं। 95%? हाँ, 95%। पुरानी प्रोग्रामिंग, पुरानी आदतें। सोचिए, हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील असल में हमारे हाथ में सिर्फ 5% टाइम है। अरे बाप रे, 95% ऑटो पायलट पे। ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर किताब का जो बड़ा दावा है वो यही है कि इस 95% वाले ऑटो पायलट को बदला जा सकता है, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल, यही उनका मुख्य दावा है और इसी की तह तक हमें जाना है। चलिए फिर तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी विचार से जिस पर ये सब कुछ टिका है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, भारी लगता है पर है बहुत सरल। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो बदल सकता है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो प्लास्टिक जैसा लचीला है। मतलब जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ नया सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना नए कनेक्शंस बनते हैं, नए रास्ते बनते हैं और पुराने रास्ते कमजोर पड़ते हैं। ओह। तो डॉक्टर डिस्पेंजा का पूरा जो सिद्धांत है वो इसी नींव पर खड़ा है कि अगर दिमाग बदल सकता है तो भाई हम खुद को बदल सकते हैं, अपनी आदतें, अपनी भावनाएं, सब कुछ। मतलब ये सिर्फ सोचने की या इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये असल में दिमाग के अंदर कुछ बदलने की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये दिमागी हार्डवेयर में बदलाव की बात है और ये दिखता भी है। मतलब ब्रेन स्कैन्स में ये चीजें नजर आती हैं कि कैसे अभ्यास से, नए अनुभवों से दिमाग के रास्ते बदल जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो अगर दिमाग बदल सकता है तो इसे बदलने का तरीका क्या है? किताब एक 3 स्टेप मॉडल देती है। सोचो, करो, बनो। थिंक, डू, बी। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है पर इसमें गहराई है। ये एक पूरी प्रक्रिया है बदलाव की। पहला कदम है सोचना, थिंकिंग। मतलब बिल्कुल साफ साफ ये तय करना कि आप क्या बदलना चाहते हैं और कैसा बनना चाहते हैं। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक पक्का इरादा है। ठीक है, इरादा। फिर आता है दूसरा कदम, करना, डूइंग। और ये है असली काम। इसमें उस नई सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है, उसका अभ्यास करना है। और किताब में इसे खास तौर पर ध्यान, मेडिटेशन के जरिए करने को कहा गया है। ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है। और तीसरा? बनो। हाँ, तीसरा और शायद सबसे जरूरी है बन जाना, बीइंग। मतलब आप लगातार अभ्यास करते हैं, उस नई सोच और नए व्यवहार को इतना ज्यादा अपना लेते हैं कि वो आपकी पहचान बन जाता है, आपका एक स्वाभाविक हिस्सा, जैसे सांस लेना। ये बन जाना वाला हिस्सा मुझे थोड़ा और समझना है। मतलब सिर्फ सोचने से या कुछ दिन प्रैक्टिस करने से कोई वैसा बन कैसे जाता है? आपने कहा दिमाग के कुछ हिस्से इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, ये कोई ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है। देखिए, जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग का जो तार्किक हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, वो काम करता है। अच्छा। जब हम करते हैं यानी अभ्यास करते हैं, उस नई सोच को महसूस करते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है। वो हमारी भावनाओं का सेंटर है। भावनाएं, हाँ। हाँ, और जब हम इसे लगातार करते रहते हैं तो ये पैटर्न हमारे सेरेबेलम में स्टोर हो जाता है। सेरेबेलम हमारी आदतों का, हमारे अवचेतन व्यवहार का कंट्रोल रूम है। एक बार कोई चीज वहां चली गई, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक वैसे ही। तब आप उस नई स्थिति में बस होते हैं, वो आपकी नई नॉर्मल बन जाती है।
तो ये तीनों का तालमेल जरूरी है, सोच, भावना और फिर आदत। समझ गया। तो ये दिमागी स्तर पर एक गहरा बदलाव है, सोच, भावना, आदत, तीनों का संगम। और यहीं पर शायद वो सोच भावना का चक्र भी फिट होता है जिसकी बात किताब करती है, थिंक फीलिंग लूप। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत बहुत ही शक्तिशाली चीज है। देखिए, होता क्या है कि हम जैसा सोचते हैं, मान लीजिए मैं सोचती हूँ मैं ये काम नहीं कर सकती, तो ये विचार एक खास तरह की भावना पैदा करेगा, जैसे निराशा या शायद डर। अब ये जो भावना है, ये मेरे उसी पहले वाले विचार को और पक्का कर देगी। हाँ, मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब मैं सच में नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो एक दुष्चक्र जैसा हुआ। बिल्कुल, ये चक्र लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमारे 95% समय हम इसी लूप के हिसाब से जी रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक ही ढर्रे पर घूम रहे हैं। तो ये लूप ही है जो हमें फंसाए रखता है पुरानी आदतों में, पुराने दुखों में। तो इसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा? क्या सिर्फ ये जानना कि ऐसा एक लूप है काफी है? जानना या जागरूक होना वो पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब आपको ये एहसास होता है कि अरे, मैं तो एक पैटर्न में फंसा हुआ हूं, ये विचार आता है, फिर ये भावना आती है, फिर वही होता है, तब आप उसे चुनौती दे सकते हैं। नए विचार और नई भावनाएं चुन सकते हैं। वो 95% वाला आंकड़ा इसीलिए इतना डराने वाला और जरूरी है। वो दिखाता है कि बदलाव के लिए कितनी गहरी प्रोग्रामिंग को छेड़ना पड़ेगा। गहरी प्रोग्रामिंग, हाँ, ये आसान तो नहीं लगता। अच्छा, किताब में एक और बात है, पहचान का अंतर, आइडेंटिटी गैप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अंदर से असल में जो हैं या जो मानते हैं, हमारा असली मैं, और दुनिया के सामने हम जैसा दिखाते हैं या जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा बाहरी मैं, उसमें अक्सर एक गैप होता है, एक फासला होता है। अच्छा, जैसे हो सकता है कोई इंसान अंदर से बहुत शांत रहना चाहता हो, पर बाहर हमेशा चिड़चिड़ा या तनाव में दिखता हो, या कोई खुद को बहुत ईमानदार मानता हो, पर शायद नौकरी बचाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए कभी-कभी सच छुपा लेता हो। ये जो अंतर है अंदर और बाहर में, यही है पहचान का अंतर। और किताब कहती है कि इस गैप को कम करना जरूरी है। क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि ये गैप तनाव पैदा करता है। एक अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है जब हमारा बाहरी व्यवहार हमारे अंदर के मूल्यों से, हमारी असलियत से मेल नहीं खाता, तो हम ऑथेंटिक नहीं महसूस करते, खुद के प्रति सच्चे नहीं रह पाते। हाँ, ये बात तो है। किताब का तर्क है कि जब ये गैप कम होता है, जब हम बाहर वैसे ही होते हैं जैसे अंदर हैं, तो हम ज्यादा प्रामाणिक, ऑथेंटिक बनते हैं, ज्यादा सच्चे। और शायद इसी से असली शांति और खुशी मिलती है। ये गैप भरना, मतलब अपने अंदर और बाहर के स्व को एक करना, ये शायद उसी बन जाने, बीइंग वाली अवस्था के करीब ले जाता है जिसकी हमने पहले बात की थी। ठीक है, तो ये सारे बदलाव लाने के लिए, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करना, सोच भावना के लूप को तोड़ना, इस पहचान के अंदर को कम करना, इन सब के लिए जो मुख्य तरीका बताया गया है वो ध्यान है, मेडिटेशन। पर ये किस तरह का ध्यान है और इसमें वो क्वांटम फील्ड वाली बात क्या है? ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। यहीं पर आकर किताब विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल दायरे में चली जाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक खास तरह की ध्यान तकनीक सिखाते हैं। उसका मकसद होता है अपने शरीर से, अपने आसपास के माहौल से और यहाँ तक कि समय की पकड़ से भी ध्यान हटाना। अच्छा, क्यों? विचार ये कि जब आप इन जानी पहचानी चीजों से अपना ध्यान, अपनी चेतना हटा लेते हैं, तो आप एक तरह से शुद्ध संभावनाओं के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जहां कुछ भी मुमकिन है, और इसी को वो क्वांटम फील्ड कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां सारी संभावित वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं। क्वांटम फील्ड, ये वही फिजिक्स वाला क्वांटम है या कुछ और? क्योंकि मुझे लगता है यहीं पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सबसे ज्यादा आलोचना होती है। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं, वो बहुत छोटे कणों पर, सब एटॉमिक लेवल पर लागू होते हैं। उन्हें सीधे सीधे इंसानी चेतना से या अपनी मनचाही चीजें बनाने से जोड़ना, ये वैज्ञानिक रूप से बहुत विवादास्पद है। तो किताब ऐसा क्यों करती है? शायद वो इस शब्द का इस्तेमाल एक रूपक की तरह करते हैं, एक मेटाफर की तरह, एक ऐसे अनदेखे क्षेत्र के लिए जहां आप अपने इरादे, इंटेंशन
और अपनी बढ़ी हुई अच्छी भावनाओं, एलिवेटेड इमोशन की एक सुसंगत, फोकस्ड ऊर्जा भेजकर अपनी मनचाही हकीकत को अपनी तरफ खींच सकते हैं। मतलब आप ध्यान में उस भविष्य को जो आप चाहते हैं उसे इतनी शिद्दत से, इतनी स्पष्टता से महसूस करें कि आपका शरीर और आपका दिमाग उसे सच मानने लगे, अभी इसी वक्त। लेकिन हाँ, ये क्वांटम शब्द का इस तरह इस्तेमाल वैज्ञानिक तौर पे सही नहीं माना जाता और बहुत से आलोचक इसे सूडो साइंस या छद्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान और इरादे पर बहुत जोर देता है और क्वांटम फील्ड वाला हिस्सा थोड़ा विवादास्पद है। अब जरा देखते हैं कि जिन लोगों ने इसे आजमाया उनका क्या कहना है। हमारे पास कुछ पॉजिटिव अनुभव हैं। जैसे रेडिट पर किसी ने लिखा था, हाँ, एक रेडिट यूजर ने लिखा कि उन्होंने किताब का करीब 95% पढ़ा है और वो अभ्यास भी कर रहे हैं और उन्हें ये वाकई में दिमाग को सुसंगत बनाने का प्रशिक्षण जैसा लगा। ब्रेन ट्रेनिंग टू कोहेरेंस। सुसंगतता या कोहेरेंस का मतलब शायद यही है कि उनके विचार और भावनाएं ज्यादा मेल खाने लगीं, उनमें टकराव कम हुआ। और कुछ फायदा हुआ उन्हें। हाँ, उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे सुधार देखा है। ये धीरे धीरे शब्द जरूरी है। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल सब बदल गया। ये एक प्रक्रिया है। सही बात है। और एक मीडियम ब्लॉगर का भी अनुभव है जो ध्यान को एक कंपास जैसा बता रहे थे। हाँ, उन्होंने लिखा कि ये ध्यान उनके लिए रोजमर्रा की दिशा में एक कंपास की तरह काम करता है। रोज की भागदौड़ में दिशा दिखाता है। इससे उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा स्पष्टता मिलती है। और एक सवाल उनके लिए बहुत अहम बन गया है, मैं कौन बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ तनाव कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को दिशा देने का, खुद को बेहतर समझने का एक शक्तिशाली टूल बन सकता है। तो हाँ, ऐसे अनुभव बताते हैं कि कुछ लोगों को इससे वाकई में फायदा हो रहा है, उन्हें स्पष्टता मिल रही है, विकास महसूस हो रहा है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, पॉजिटिव साइड। लेकिन जैसा आपने कहा, आलोचनाएं भी हैं और कुछ तो काफी तीखी हैं। गुडरीड्स पर किसी ने इसे बकवास या क्वैक तक कह दिया, खासकर वो क्वांटम वाली बात पर। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी आलोचना वैज्ञानिक दावों को लेकर ही है। बहुत से पाठक, खासकर वो जिन्हें विज्ञान की थोड़ी समझ है या क्वांटम फिजिक्स की, वो इस किताब में क्वांटम अवधारणाओं के इस्तेमाल को या तो बहुत ज्यादा सरलीकरण मानते हैं या फिर बिल्कुल गलत। एक टिप्पणी मैंने पढ़ी थी, अगर आप क्वांटम की बातें समझते हैं तो इस पुस्तक को बकवास ही पाएंगे। तो ये आलोचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या किताब के जो बड़े बड़े दावे हैं उनके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत है या वो सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले विचार हैं। और एक ब्लॉग समीक्षा भी है हमारे पास जो थोड़ी बैलेंस लगती है। वो कुछ बातों की तारीफ भी करते हैं पर कुछ सवाल भी उठाते हैं। हाँ, वो डैनियल कूली ब्लॉग वाली समीक्षा, वो मानते हैं कि किताब में कुछ विचार वाकई बहुत गहरे और प्रेरणादायक हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि भावनाओं के बोझ के बिना स्मृति ही ज्ञान है। मतलब जब आप किसी पुरानी याद से जुड़े दुख या गुस्से से आजाद हो जाते हैं, तभी आप उससे असली सबक सीखते हैं। हाँ, ये बात तो गहरी है। या फिर ये विचार कि बदलाव एक चुनाव हो, ना कि मजबूरी में की गई प्रतिक्रिया। मतलब आप चुने कि आपको बदलना है, बजाय इसके कि हालात आपको बदलने पर मजबूर करें। ये बातें वाकई सोचने लायक हैं। लेकिन फिर उनकी आलोचना क्या है? वो किस बात से सहमत नहीं है? उनकी मुख्य आलोचना ये है कि इन कुछ अच्छी सोचने वाली बातों को छोड़ दें तो बाकी किताब ज्यादातर न्यू एज टाइप की बातों से भरी लगती है। आध्यात्मिक या कहें कि लगभग धार्मिक लगने वाले दावे। उनका कहना है कि ये अध्यात्म पर इतना ज्यादा निर्भर करती है कि जो लोग बिल्कुल वैज्ञानिक या तार्किक नजरिया रखते हैं उन्हें ये निराश कर सकती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि किताब का असर शायद इस बात पर भी निर्भर करता है कि पढ़ने वाला खुद क्या सोचता है। क्या वो विज्ञान और अध्यात्म के इस मेल के लिए तैयार है या उसे सिर्फ ठोस परखे हुए सबूत चाहिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ये किताब चेतना का रूपांतरण एक बहुत ही दिलचस्प पैकेज है। एक तरफ ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिकी है कि हाँ, हमारा दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल। और इसने हमें बदलाव का एक मॉडल दिया, सोचो करो बनो, और उस सोच भावना के चक्र की अहमियत बताई जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। और बदलाव के लिए मुख्य तरीका ध्यान बताया गया है, जिसमें वो क्वांटम फील्ड जैसी विवादास्पद बात भी शामिल है। फिर हमने देखा कि पढ़ने वालों के अनुभव कितने अलग अलग हैं। कुछ के लिए ये वाकई जीवन बदलने वाला रहा है, उन्हें क्लैरिटी मिली, जिंदगी में अच्छे बदलाव आए। हाँ, तो जो लोग व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार हैं,
ध्यान और मानसिक तकनीकों में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये एक शक्तिशाली ढांचा हो सकता है, एक प्रेरणा दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक नजरिए से, खासकर वो क्वांटम वाली बातों को लेकर गंभीर सवाल हैं, प्रामाणिकता पर सवाल है। सही। और इसका जो एक मजबूत आध्यात्मिक या न्यू एज वाला झुकाव है, वो शायद उन लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए जो हर चीज के लिए सिर्फ ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहते हैं। तो ये थोड़ी पोलराइजिंग किताब लगती है। या तो आप इससे जुड़ेंगे या शायद इसे पूरी तरह नकार देंगे। बिल्कुल। और इन सब बातों को देखने के बाद, सारे स्रोतों को खंगालने के बाद, एक बड़ा सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे भी सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि व्यक्तिगत बदलाव के लिए अपने दिमाग को बदलने का जो व्यावहारिक विज्ञान है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी चीजों पर आधारित है, वो कहाँ खत्म होता है? और अनदेखी संभावनाओं में विश्वास, चाहे हम उसे क्वांटम फील्ड कहें या सिर्फ इरादे की शक्ति या उम्मीद, वो विश्वास कहाँ से शुरू होता है? विज्ञान और विश्वास के बीच की वो रेखा कहाँ है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। विज्ञान की सीमा कहाँ है और विश्वास का दायरा कहाँ से शुरू होता है? खासकर जब बात हमारे अपने मन की शक्ति और हमारी हकीकत को बदलने की हो। शायद इसी धुंधली सी रेखा को समझना, शायद यही अगला कदम हो।